चलो हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ओके। और इस सीरीज में हमने जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, इसको डिस्कस कर लिया है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर होता क्या है, और इस पॉइंट में क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या हमें कंक्लूड करना है इस पॉइंट में से, जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। आई होप इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और इसको पहले पढ़िए ठीक से, फिर बाद में आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर। देखो, ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज है, ये फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आप जो आपके किताब में जो पॉइंट दिया है, पॉइंट वाइज यहाँ पे मैंने कवर किया है, तो आप एनसीईआरटी के लिए, थ्योरी के लिए, या क्रॉस चेक के लिए या पढ़ने के लिए एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, देखो पहले हम इस पॉइंट को समझने से पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या हमारा उद्देश्य है, जो इस पॉइंट के तहत हमें समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये पॉइंट पढ़ने की वजह वजह जो है वो कुछ इस तरह से। पहले हमें यहाँ से समझना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर होता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में हमने बात की। ठीक है, लेकिन यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ हमें पढ़नी है कि उसका जो कैपेसिटेंस है, उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, जो कि हम नॉर्मली जनरली क्यू बाई वी से निकालते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, उस कैपेसिटर के नोन फैक्टर्स, नोन वेरिएबल्स के ऊपर हमें निकालनी आनी चाहिए। इसलिए ये जो वैल्यू बनती है, ये बनती है एप्सिलॉन नॉट ए डी। यहाँ पे नोन वैल्यू, नोन वेरिएबल है। यहाँ पे ए जो होता है वो प्लेट का एरिया हो जाता है, और जो डी होता है वो प्लेट का बीच का डिस्टेंस हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमारा नोन वेरिएबल पे हो गया है। ठीक है, और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि इस कैपेसिटर में से ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसका डेरिवेशन हमें समझना है। ठीक है, और इसका, इस फॉर्मूले का यूज करके हम काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इन दो पॉइंट, दो ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं, किस तरह से हम दोनों ऑब्जेक्टिव को ठीक ठाक से समझते हैं। चलो पहला ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर होता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव वन के लिए हम फिर हेडिंग लगा देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलो जैसे कि आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर दो कंडक्टर से बना होता है, और दोनों कंडक्टर पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अगर दोनों चार्ज का नेट एडिशन अगर देखा जाए, तो वो जो नेट एडिशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे एक दो प्लेट है। एक प्लेट कुछ इस तरह से है, और एक दूसरा प्लेट है कंडक्टर का, जो कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, समझो कि इन दोनों ही प्लेट पर कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। मान लो इस प्लेट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और इक्वल अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट है। मतलब जिस इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव किए हुए है क्यू है, उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव क्यू इस प्लेट पे। और ये जो दोनों प्लेट है, ये आपस में कुछ डिस्टेंस डी से सेपरेट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको, दोनों प्लेट के बीच में कितना दूरी है, कुछ इस पॉइंट से मैं, इस लाइन से मैं इन दोनों का गैप रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। और इस प्लेट का जो एरिया है, सरफेस एरिया मान लो ए, तो और सेम एरिया की प्लेट है तो इसका भी एरिया ए, सेम मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, दोनों ओर पे। और इस दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है, वो जो स्पेस है यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। यहाँ पे जो स्पेस में जो खाली स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल का होना कैपेसिटर को बने रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंडक्टिव नेचर होगा इस स्पेस का, तो ये जो दोनों प्लेट है ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और हमेशा ही हमें ये दोनों प्लेट चार्ज रहनी चाहिए। इसलिए इस स्पेस में जो गैप है, ये जो स्पेस है, इसमें जो मटेरियल भरा होता है वो इंसुलेटिंग नेचर का होता है। उसमें अगर कुछ नहीं है तो भी, तो एयर है, तो एयर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल का जैसा काम करता है। ठीक है, अभी इस स्पेस का कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड कैरी करने का कुछ पॉसिबिलिटी होता है, जो पॉसिबिलिटी हम एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। इसको बोलते हैं स्पेस परमिटिविटी। इसको बोलते हैं स्पेस परमिटिविटी।
परमिटिविटी, ठीक है, थोड़ा आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो ये बोलते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी, इसको बोलते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी या स्पेस परमिटिविटी, जो कि एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट इस स्पेस के अकॉर्डिंग, इस मटेरियल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस परमिटिविटी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट है, इस स्पेस पे डिपेंड करेगा ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, अभी समझेगा। अभी ये पैरेलल स्पेट का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा कुछ, ये सब स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है। और अभी समझो, यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमारा जो डी स्क्वायर है, मतलब इन दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत कम है इन प्लेट के सरफेस एरिया से। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये कंडीशन गिवन है, तो जो कंडीशन है यहाँ पे गिवन कंडीशन, ठीक। चलो समझो, अभी इस प्लेट पे जो टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज पूरे ए एरिया पे फैला हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे इस केस के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमको डिफाइन करनी है, तो वो कुछ आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो कुछ आ जाएगा क्यू अपॉन ए, मतलब कितना चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमें सिग्मा बताएगा। ये सिग्मा जो है ये बताएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी कि ये डेंसिटी बताने का काम करेगा। इस डेंसिटी से इस सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, दोनों भी सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अभी समझो, यहाँ पे जो डेंसिटी है इस सरफेस पे, ये जो बनेगी ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बनेगी, क्योंकि इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस सरफेस पे जो डेंसिटी बनेगा वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बनेगा, ठीक। यहाँ तक शायद आपको समझ आ चुका होगा। अभी जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम काम करेंगे कि इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस बनेगा, मान लो यहाँ पे ये प्लेट, आगे कुछ वायर को हम या सर्किट को कनेक्ट करते, देखो अगर प्लेट को हमें कनेक्ट करना है, अगर प्लेट के ऊपर हमें चार्ज क्रिएट करना है, तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज तभी हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम इसको कोई एक्सटर्नल सर्किट या बैटरी से के साथ हम जोड़ दें, ठीक है। मान मान लो कि आपको हमें इन इन प्लेट में इस पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट करना है, तो हम बैटरी को कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। इसके कारण इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस राइट वाले प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितना वोल्टेज का यहाँ पे बैटरी जोड़ा हुआ है, जितना वोल्टेज का हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ा हुआ है, उतना ही पोटेंशियल इस दोनों प्लेट में क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों प्लेट में जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ इस बैटरी के बराबर होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो बना यहाँ पे V बना, तब तक ये चार्ज होती रहेगी दोनों प्लेट। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा इस बैटरी के इक्वल इन दोनों प्लेट में, तब ये चार्ज होना कैपेसिटर बंद हो जाएगा। फिर बाद में हम इसको फुल्ली चार्ज होने के बाद सर्किट को डिस्कनेक्ट अगर कर भी दे, तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टेट में रहता है, ठीक है। चार्ज करने के लिए यहाँ पे ऑन और ऑफ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऑन और ऑफ। आई होप आपको जो पहला ऑब्जेक्टिव है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन वेरिएबल फाइंड करना है। हम नोन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं समझे, यहाँ पे एरिया और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये हमारे लिए नोन वैल्यू है। तो पूरा कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन इसका जो डेरिवेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ठीक से समझ में आ चुका होगा, ठीक। चलो सेकंड केस के ऊपर बात करने से पहले हमें कुछ गॉस लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं हम सेकंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो है टू कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट करने वाले, टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। कैलकुलेट कैपेसिटेंस हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो पिछले केस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक प्लेट था, ठीक है। आप 3D में भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे टू डायमेंशनली इसको अब ठीक है, चलो 3D में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट था जो कुछ इस तरह से लगा हुआ था, ठीक है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन मिलेगा, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका होगा।
अगर नहीं पढ़ा है तो वो पहले आप पढ़ लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर बाद में आप ये लेक्चर सुनेगा, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले। मान लो एक सिमिलर एग्जैक्ट सेम एरिया वाली प्लेट है, जो पिछले केस में जो भी हमने डिस्कशन किया था सब वही डिस्कशन है, ठीक है। चलो ये दोनों प्लेट को हम कुछ कलर्ड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी समझो, इस प्लेट के पीछे और इस प्लेट के आगे, इस प्लेट के पीछे जो रीजन है उसको हम रीजन 1 बोलेंगे, ठीक है। और इस प्लेट के आगे जो रीजन है इसको रीजन 2 बोलेंगे। ये रीजन 1 और ये रीजन 2, मानो ये स्पेस है एक, रीजन 1 रीजन 2, ठीक। अभी समझो, इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, इस रीजन में जो भी हमारा जो भी हमारा मटेरियल है वो इंसुलेटिंग नेचर का है, इसके बारे में हमने बात किया है पहले। तो इस स्पेस में जो रीजन है, ये रीजन कुछ इन दोनों रीजन से अलग है, तो इसको रीजन डैश बोलेंगे, ठीक, जो कि थर्ड रीजन है। और इस रीजन का और इस रीजन का स्पेस परमिटिविटी सेम होगा, ठीक। वैसे तो सेम तीनों का होगा, लेकिन ये रीजन और ये रीजन कुछ अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। आप थोड़ी देर बाद इसको समझेंगे, लेकिन ये फिलहाल तो आप इसका इतना मान लो, इस प्लेट के पीछे वाले रीजन को ए बोलेंगे, इस प्लेट के आगे वाले रीजन को रीजन 2 बोलेंगे, और इसमें जो है दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है, रीजन है, और उसको अपन रीजन डैश बोलेंगे, ठीक है। अभी समझो, अभी इस प्लेट पे हमने जो चार्ज क्रिएट किया था वो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट के ऊपर जो हमने चार्ज क्रिएट किया था लेफ्ट साइड की प्लेट के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। और यही पॉजिटिव चार्ज मानो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से इस प्लेट पे जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड था वो निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी समझो, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है। मानो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है, और आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड इमिट करता है तो इमिट कर वो कुछ आउटवर्ड इमिट करेगा, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है, मतलब यहाँ पे एक एरिया समझ लो, पूरे एरिया में से एक छोटा सा ए एरिया समझ लो। वैसे तो पूरी प्लेट यहाँ से फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इमिट करेगी, लेकिन हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, जिसका छोटा सा एरिया जो ए एरिया के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, ठीक है। और वैसे ही हम एक सर्कुलर एरिया यहाँ पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी समझो, और इस एरिया के तहत वैसे हम इमेजिन करके इस एरिया को आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आप समझेगा, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लो ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, और इस ये पीछे वाले एरिया को यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, ठीक। अब ये सभी एरिया अगर हम एक सिलेंडर के फॉर्म में जोड़ लेते तो हमें कुछ इतना लंबा सा सिलेंडर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, कितना लंबा सा सिलेंडर मिलेगा, अभी समझो। हमारा जो सिलेंडर है कुछ इतना लंबा सिलेंडर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अभी जैसे क्या पहले डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, तो चलो यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो इस सरफेस से जो इमिट हो रहा है, जो कुछ इस डायरेक्शन में इमिट हो रहा है, ठीक है। जो पॉजिटिव फील्ड है वो कुछ डायरेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ तक मान लो, यहाँ तक वो आगे इन्फिनिट तक जाएगा। और ये जो फील्ड हो रहा है इमिट वो यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड आगे भी जाएगा, ठीक है, ये फील्ड आगे भी जाएगा। और इसी तरह से कुछ फील्ड यहाँ से इस प्लेट के रीजन 1 में, इस प्लेट के पीछे रीजन 1 में भी इमिट होगा है, ठीक है, समझिएगा आप इसमें, ओके। वैसे ही यहाँ पे जो प्लेट 2 है इसके ऊपर से भी एक फील्ड जो है, अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में जो भी फील्ड बनता है वो इनवर्ड बनता है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा ही फील्ड को कहाँ खींचेंगे, उसकी तरफ खींचेंगे, मतलब जहाँ पे भी सोर्स है उसकी तरफ होगी ये फील्ड। तो इसकी जो फील्ड है वो कुछ इस तरह से, चलो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अभी समझो, इस नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी अंदर की तरफ से कुछ ऐसी होगी, मानो कि जैसा ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड है वही कंटिन्यू होके निगेटिव एरिया में या निगेटिव चार्ज डेंसिटी में, ये जो एरिया है इसके अंदर जो चार्ज है वो एरिया इंटू सिग्मा के बराबर होगा, ठीक है। एरिया इंटू सिग्मा के बराबर होगा, मान लो माइनस क्यू है। और इसके अंदर जो चार्ज है वो होगा एरिया इंटू सिग्मा, जो कि आपका
प्लस के बराबर होगा, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस प्लस होता है और इसका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो माइनस होता है। तो ये जो टोटल चार्ज है माइनस क्यू है और इस छोटे से एरिया में टोटल चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, अभी आप समझेगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि रीजन वन और रीजन टू के बारे में अगर हमने डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रीजन वन है, रीजन वन में जो फील्ड दिख रहा है आपको, आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड है रीजन वन में, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन वन में दो फील्ड है, क्योंकि जब रीजन वन में हम देख रहे थे तो ये जो फील्ड बना ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना, इस प्लस क्यू की वजह से बना। ये जो आपने ब्लू लाइन देख रहे हो, ये जो फील्ड बन रहा है ये किस चार्ज की वजह से बन रहा है? प्लस क्यू की वजह से। देखो इस रीजन में और भी एक फील्ड बनेगा, मान लो वो जो मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन वो जो फील्ड बनेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का बनेगा और अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन वो जो फील्ड बनाएगा रीजन वन में वो माइनस क्यू बनाएगा, और वो जो फील्ड बनाएगा वो फील्ड में कुछ इस लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक से। तो यहाँ पे मैंने जो तीन और लाइन बना लिए जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रही है माइनस क्यू के कारण जो फील्ड बन रही है रीजन वन में वो। तो अभी हम कह सकते हैं रीजन वन में दो फील्ड है, एक फील्ड है ब्लू वाली और एक फील्ड है तुम्हारा ये पिंक वाला, राइट। तो रीजन वन के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं तो रीजन वन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा। रीजन वन के लिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं रीजन वन के लिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो भी फील्ड बनता है इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अभी आप समझेगा, ये जो फील्ड इमिट हो रहा है वो इन्फानाइट लार्ज शीट की वजह से हो रहा है। तो गॉस लॉ में हमने पढ़ा था, जब भी इन्फानाइट लार्ज प्लेट की वजह से फील्ड इमिट होता है तो उस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो ब्लू वाला फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो फील्ड बनेगा ये उसके विपरीत डायरेक्शन में होगा। ये पिंक वाला, तो ये जो पिंक वाला फील्ड बन रहा है हमारा, मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। देखो चार्ज डेंसिटी सेम ही है, ठीक है, खाली उसका नेचर अलग अलग है, लेकिन ये जो फील्ड बनेगा इनफाइनाइट लार्ज शीट के लिए जो कि दोनों तरफ फील्ड बनाता है, तो रीजन वन में जो नेट फील्ड बनेगा हमारा वो जीरो बनेगा। रीजन वन में जो नेट फील्ड बन रहा है वो जीरो बन रहा है, मतलब इन दोनों शीट की वजह से रीजन वन में कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। यहाँ से कॉन्क्लूड हो जाता है हमारा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीजन टू में जो फील्ड बना है अभी ऑरेंज कलर से वो माइनस क्यू के कारण बना है, लेकिन जैसे रीजन वन में पिंक पी फील्ड आया था जो कि माइनस क्यू ने लाया था, वैसे ही रीजन टू में ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपना फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उस फील्ड को मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे नोट करूंगा। तो ये जो फील्ड अभी बनाऊंगा ये फील्ड बन रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू दिस प्लस क्यू, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बना और या रेडियली आउटवर्ड बना, मतलब इस डायरेक्शन में बना। तो आप जैसे हमने यहाँ पे नेट फील्ड के लिए सॉल्व किया रीजन वन के लिए, यहाँ पे रीजन टू के लिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आता है ये भी आएगा हमारा वेक्टर सम के बराबर। मतलब प्लस क्यू के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रीजन टू में और माइनस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना, तो जो टोटल नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बना, तो पहले ऑरेंज कलर से हम रिप्रेजेंट करते मान लो यहाँ पे हमने ये जो डायरेक्शन यहाँ पे कन्वेंशनली हमने समझा था, तो इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ट्रीट किया था और इस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव ट्रीट किया था, उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो जो ऑरेंज वाला फील्ड है वो इस तरह पे, मतलब इसको हम पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे और ये जो बना रहा है माइनस क्यू बना रहा है, ठीक है, और ये जो फील्ड है ये नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ से स्वाइप कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा। तो ये जो फील्ड बना रहा है ये ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये जो फील्ड है ये पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये गॉस लॉ का यूज करते हुए हम यहाँ पे फील्ड लिख सकते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का है रीजन टू में वो है सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही ग्रीन वाला जो फील्ड है वो राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, राइट साइड में, जो कि हमने नेगेटिव मान रखा है, तो ये लिखने में ये लिख सकते हैं हम। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि रीजन वन और रीजन टू में जो फील्ड होगा हमारा वो लगभग जीरो होगा, लगभग जीरो होगा। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चीज को कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है कि इंटरनल रीजन में ये जो रीजन आर डैश हमने कंसिडर किया है, इस रीजन में कितना फील्ड बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये दो फील्ड बन रहा है, एक पॉजिटिव के कारण बन रहा है, एक निगेटिव के कारण बन रहा है। ये जो फील्ड बन रहा है हमारा ये कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, इस डायरेक्शन में,
और जो नेगेटिव चार्ज के कारण, मतलब ये जो माइनस क्यू है इसके कारण जो फील्ड बन रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूडली देखा जाएगा तो हम दोनों फील्ड को एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है वो बन रहा है गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हुए, जो पॉजिटिव के लिए फील्ड बनेगा हमारा वो बनेगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में। और ये जो इसके लिए फील्ड बनेगा आप ब्लू ऑरेंज के लिए, ऑरेंज ऑरेंज के लिए यानी कि माइनस क्यू के लिए जो फील्ड बनेगा वो भी बनेगा उसी डायरेक्शन में सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा। तो हम रीजन रीजन डैश के लिए अगर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें फाइंड करना होगा तो हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं हमारे हिसाब से जो भी थे। तो हमने इस डायरेक्शन में जब भी हमारा फील्ड ट्रैवल करता है तो हम इसको निगेटिव समझते हैं। ठीक है, तो एक जो फील्ड है हमारा, जो नेट फील्ड है, ठीक है, चलो इसका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नेट फील्ड आएगा 2 सिग्मा ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 से 2 कैंसल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटरनली यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा इस रीजन में वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना फील्ड यहाँ पे बनेगा। तो रीजन आर डैश में या दो प्लेट के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है आपका वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इतना बन रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि हमारा जो फील्ड है वो कितना बना। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों प्लेट के बीच में अभी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बन के आया है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड वो कितना आया है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो का डेरिवेशन देख सकते हैं, कैसे हमने यहाँ तक बात किया, यहाँ तक हमने कंक्लूड किया। ठीक है, तो इतना फील्ड अभी दो प्लेट के बीच में बनेगा और इसी चीज को आगे हम लेके चलते हुए सॉल्व करेंगे कि कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर से हम कुछ सिचुएशन बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था। ठीक है, हमने एक छोटे से एरिया के लिए सॉल्व किया था। ये जो रिजल्ट है एक स्मॉल एरिया के लिए सॉल्व किया था, ये पूरे प्लेट के लिए जनरलाइज हो जाएगा। तो इन इस स्पेस में इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमने निकाला, वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो निकल के आया, इलेक्ट्रिकल फील्ड आर डैश रीजन का जो है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी समझो यहाँ पे जो एफ सिग्मा है इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाय ए, और यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है दो प्लेट के बीच में इसको लिखेंगे हम क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास सिग्मा जो था वो चार्ज डेंसिटी था, चार्ज पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अभी समझो इन दोनों प्लेट के बीच में हमें इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जो V के बराबर है। इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने किस के बराबर है, V के बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक पढ़ रखा है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमने पढ़ रखा है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने पढ़ रखा है। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू लेंथ के या इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस के। ठीक है, देखो इन प्लेट के बीच में जो फील्ड रन हो रहा है इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक, ये जो फील्ड है इसका नेचर यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर इस पॉइंट से इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक हम चले जाए तो हमें डिस्टेंस डी कवर करना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा इस प्लेट से यहाँ तक आने में, वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा इसको हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू ई डी। ई का जो वैल्यू है प्लेट के अंदर दो प्लेट के बीच में जो ई का वैल्यू है हमने सॉल्व कर लिया है, और ये जो वैल्यू है इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई का वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस दो प्लेट के बीच में होगा। अभी समझो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो चुकी है, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है हमारे लिए था क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का किसी भी कैपेसिटर के लिए वो क्यू बाय वी होता है। और यहाँ पे हमारा क्यू जो वैल्यू है एक प्लेट पे कितना पोटेंशियल कितना चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है अपॉन वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 से हम इधर यहाँ पे पुट कर सकते हैं वी का वैल्यू।
अगर v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये कुछ निकल के आएगा q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इतना वैल्यू हमने पुट किया, तो कैपेसिटेंस जो आएगा हमारा वो आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू डी, तो क्यू से क्यू कटा, तो यहाँ पे जो सी बचा हमारे लिए, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आया वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, जो कि हमारा नॉन वेरिएबल में या नॉन फैक्टर में आ गया। और यही हमारा टास्क था कि कैपेसिटेंस इस प्लेट का फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है। अभी जैसे आप इस प्लेट का एरिया या इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे रखोगे, तब इस प्लेट के लिए, इस कैपेसिटर के लिए कितना कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो निकल के आएगा इस सी में से, और उसको हम फैराड में कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में बात हमने पहले कर रखी है। ठीक है। तो यही हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे, और यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट था आपके एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा, जो नीचे कैलकुलेट करके रखा है उन्होंने, वो एग्जाम्पल के तौर से उसको देखो, समझो, आपका जो थेरोटिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पूरा हो जाता है।